नमस्ते दोस्तों। तो फिर से स्वागत करते हैं हम अपने इस बायोलॉजी की सीरीज में, जिसका नाम है जीरो टू हीरो बायोलॉजी सीरीज। एक नंबर की धमाकेदार सीरीज होने वाली है, जहां हम लोग एपिसोड 3 में पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग कंटेंट का ही डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि मैंने फिर बता रहा हूं कि ये कंटेंट बहुत बड़ा है। तो एक एक करके चीज़ें समझते हैं कि क्या क्या इस कंटेंट में आने वाला है। तो ये कंटेंट का पार्ट 2 है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ सारे आपको पीडीएफ मिलेंगे, वो भी फ्री फ्री फ्री। तो आगे चलिए शुरू करते हैं। तो 1 2 3 यूनिट को हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि इवोल्यूशन में क्या समझेंगे, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स। तो ये कंटेंट पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी ज्यादा नहीं बोलते हैं। स्ट्रक्चर एंड अप्रोच। तो स्ट्रक्चर एंड अप्रोच की अगर बात करें तो यूनिट हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास 8 यूनिट है, उसमें सब यूनिट है, कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है। इस यूनिट में मैंने आपको बताया था कैसे हम लोग अप्रोच करने वाले हैं, बाकी सारे यूनिट को कैसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट ये था हमारा कंटेंट जो हमने डिस्कस किया था 1 2 3। अभी हम लोग 4 5 6 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद 7 8 जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भाई यूनिट 4 जो है वो है इवोल्यूशन। क्या है? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हम लोग बेहतरीन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका आ जाएगा हाउ इवोल्यूशन वर्क्स। आखिर ये इवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क काम कैसे करता है भाई, है कि नहीं? डायनासोर आए, उसके पहले कोई और आया, ठीक है। मतलब हर एरा में कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, डोमिनेशन होता है। फिर वो आते हैं, फिर उन्हें लगता है कि भाई हम ही तो हैं इस धरती पे जो है। जैसे हमें लगता है कि हम इंसान जो भी हैं हम ही तो हैं इस धरती के राजा, बाकी तो कोई है ही नहीं। एक कोविड आया, उसमें ही हमारी हालत पतलून ढीली हो गई। तो ये है कि हर एरा में, हर एक पीरियड में हर किसी को लगता है कि हम ही तो हैं इस पृथ्वी की राजा। और हर बार पृथ्वी बोलती है कि भाई तुम तो अभी नए हो, अभी तो बहुत ज़माना हमने देखे हैं, तुम तो अभी नए नए आए हो। तो इवोल्यूशन कैसे काम करता है उसको समझेंगे, जिसमें हमने डार्विन की रिवोल्यूशन को समझेंगे। ठीक, उसके बाद एंडलेस फॉर्म्स मोस्ट ब्यूटीफुल, स्केला नेचुरल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेसीज, आइडियाज अबाउट चेंज ओवर टाइम। टाइम के अनुसार जो चेंजेस होते रहते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एडेप्टेशन होते रहते हैं उनके बारे में। लामार्क की हाइपोथेसिस ऑफ इवोल्यूशन, लामार्किज्म थ्योरी थी, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर डार्विन के रिसर्च और आइडिया फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज एक नंबर की बेहतरीन बुक है भाई, इसको डार्विन ने लिखा था। और जब डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पेसीज लिखी थी तो उस समय बाइबल के बाद जो दूसरी सबसे मोस्ट सेलिंग बुक थी वो थी आपकी द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। तो उस समय की सबसे बेहतरीन बुक थी ये, जब डार्विन ने इसको पब्लिश किया था। की फीचर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी डार्विन ने ही दिया था। इवोल्यूशन इज सपोर्टेड बाय ओवरवेलिंग अमाउंट ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। भाई जो इवोल्यूशन है ऐसे ही नहीं कोई भी आके बोल देगा कि हाँ भाई इंसान से ये बंदर से लोग इंसान बने हैं, कुछ भी आके बोल देने से नहीं होता है। आपको प्रूफ देना पड़ता है, आपको एविडेंस देना पड़ता है। यू हैव टू प्रूव कि आपकी जो बात है, आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो वो सही है या नहीं है। आपको पता होना चाहिए, आपको यू हैव टू प्रूव ऑन द फ्रंट ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी। तो वहाँ साइंटिफिक एविडेंस क्या क्या लिया गया था। ठीक, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस, होमोलॉजी, द फॉसिल रिकॉर्ड, बायोजियोग्राफी, व्हाट इज थियोरेटिकल अबाउट डार्विन्स व्यू ऑफ लाइफ। डार्विन का आखिर क्या व्यू था इवोल्यूशन को लेकर, लाइफ को लेकर। ठीक, फिर फाइलोजेनेसिस, फाइलोजेनिस शो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिसमें हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। हियरार्की क्लासिफिकेशन, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, कीप कॉफजेस। लिंकिंग क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनी, व्हाट वी कैन एंड कैनॉट लर्न फ्रॉम फाइलोजेनेटिक ट्रीज। फिर अप्लाइंग फाइलोजेनिस, उसका फाइलोजेनीज आर इन्फर्ड फ्रॉम मॉर्फोलॉजिकल एंड मॉलिकुलर डाटा, मॉर्फोलॉजिकल एंड मॉलिकुलर होमोलॉजीज, सॉर्टिंग होमोलॉजी फ्रॉम एनालॉजी। होमोलॉजी एक अलग टॉपिक है, एनालॉजी एक अलग टॉपिक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक, उसके बाद इवेल्युएटिंग मॉलिक्यूलर होमोलॉजीज, होमोलॉजीज को हम लोग मॉलिकुलर लेवल पे इवेल्युएट करेंगे भाई। ठीक, शेयर्ड कैरेक्टर्स आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट फाइलोजेनेटिक ट्रीज, क्लैडियस्टिक्स फाइलोजेनेटिक ट्रीज विथ प्रोपोर्शनल ब्रांच लेंथ्स, मैक्सिमम पार्सिमोनी एंड मैक्सिमम लाइवलीहुड, फाइलोजेनेटिक ट्रीज एज हाइपोथेसिस। फिर आ जाएगा एन ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज डॉक्यूमेंटेड इन इट्स जीनोम। ऐसा माना जाता है कि हमारी जो इवोल्यूशनरी को, हमारी जो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए और आरएनए होता है उसके अंदर ही चेंजेस के कारण क्या होते हैं, किसी इंसान में बदलाव आते हैं, मॉडिफिकेशन आता है। तो ऐसा माना जाता है कि भाई जीनोम जो है उसी के अंदर कुछ चेंजेस होने से क्या होती है, इवोल्यूशन।
ठीक, जब हम इंसान बाईपेडल थे, बाईपेडल बने, ठीक, तो हुआ क्या कि ऐसा माना जाता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी है वो क्या हुई, सीधी हो गई। पहले हमारी टेढ़ी थी, फिर वो सीधी हो गई। तो वो एक म्यूटेशन या जीन के चेंज के कारण हुआ था, जिससे क्या हुआ कि हम इंसान जो है पहले ऐसे झुक कर चलते थे, अब इरेक्ट होकर चलना शुरू कर दिए। ठीक, वहीं से होमो इरेक्टस आया था, जो वर्ड होमो इरेक्टस है। तो ऐसा जीन के अंदर चेंजेस हुआ था, उसके बावजूद ही ऐसा हो पाया। फिर इंसान बाईपेडल अपने आप को धीरे धीरे अडॉप्ट कर पाया। ठीक, जीनोम का इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर क्लॉक्स हेल्प ट्रैक इवोल्यूशनरी टाइम। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उससे आप ट्रैक कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स के टाइम, मतलब इवोल्यूशनरी अगर टाइम प्रोसेस समझना है तो मॉलिक्यूल को ट्रैक करके हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर क्लॉक क्या हो सकता है, अप्लाइंग ए मॉलिक्यूलर क्लॉक्स डेटिंग द ओरिजिन ऑफ HIV। ठीक, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो होता है HIV, आखिर उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो बहुत सारी चीजें समझेंगे बायोलॉजी। ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव बायोलॉजी सीरीज है, बहुत डिटेल्ड, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही इजी और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आपको। सबसे बड़ी बात, मजा आना चाहिए, नहीं तो पैसा वापस। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ कंटिन्यूज टू चेंज बेस्ड ऑन न्यू डाटा फ्रॉम 2 किंगडम टू 3 डोमेन्स। 2 किंगडम से 3 डोमेन्स तक। अगर आपको याद होगा 11th क्लास की फर्स्ट जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसमें आपको पढ़ाया जाता है भाई सेकंड किंगडम, थर्ड किंगडम, फोर्थ किंगडम, फिफ्थ किंगडम, उसके बाद आता है 3 डोमेन्स। तो इस सब को बेसिक से हम लोग फिर से इसको समझेंगे। द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। फिर आता है माइक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन कहने का मतलब इसके अंदर देखेंगे कि जीन के लेवल पे कैसे वेरिएशन हुए, उनके अंदर कैसे बदलाव हुए। फिर जीन पूल और एलील फ्रीक्वेंसी, हार्डी विनबर्ग की जो प्रिंसिपल थी, उनकी जो इक्वेशन थी, वो क्या बताना चाह रही है, उसको कैसे रिलेट किया जाएगा पॉपुलेशन को टेस्ट करने के लिए। उसके बाद हार्डी विनबर्ग इक्वेशन समझेंगे। नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, पॉपुलेशन में कैसे ये चेंजेस आते हैं। नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन फ्लो। फिर नेचुरल सिलेक्शन को समझेंगे, फिर नेचुरल सिलेक्शन एडेप्टिव इवोल्यूशन को समझेंगे, सेक्सुअल सिलेक्शन, बैलेंसिंग सिलेक्शन। क्यों नेचुरल सिलेक्शन जो है वो परफेक्ट फैशन ऑर्गेनिज्म नहीं है। स्पेसीज एंड स्पेसिएशन, तो द बायोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट इंटरफेसाइज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। द बायोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अदर डेफिनेशन ऑफ स्पेसीज, फिर एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, एलोपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, ये एक रिसर्च पेपर है, इसको डिस्कस करेंगे। फिर पैटर्न्स विद इन हाइब्रिड जोन्स एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस, हाइब्रिड जोन्स ओवर टाइम। फिर स्पेसिएशन कैन occur rapidly or slowly and can result from changes in few or many genes. The time course of speciation, studying the genetics of speciation from speciation to macro evolution. फिर मैक्रो इवोल्यूशन क्या है भाई, तो मैक्रो इवोल्यूशन में सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस कैसे हुआ था भाई। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस अर्ली अर्थ पे कैसा हुआ था। ठीक, एबायोटिक सिंथेसिस क्या बोलती है भाई, प्रोटोसेल्स क्या होते हैं, आरएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्या बताता है हमें। ठीक, फिर फॉसिल रिकॉर्ड्स जो डॉक्यूमेंट्स हुए हैं उनकी हिस्ट्री को समझेंगे। कार्बन डेटिंग कैसे किया जाता है, द फॉसिल रिकॉर्ड, हाउ रॉक्स एंड फॉसिल्स आर डेटेड, कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, क्या साइंस है इसके पीछे, क्या साइंस है, कैसे हमें पता है कि डायनासोर से इतने साल पहले आए भाई, हम इंसान तो 2 लाख साल पहले आए, हमें साइंस आया आपका 300-400 पहले, हमें कैसे पता चलेगा कि डायनासोर जो है ये इतना बिलियन ईयर्स पहले आया। वी डोंट नो, बट हम प्रूव कर पाते हैं कैसे, साइंटिफिक अप्रोच से। तो आखिर कैसे ये रॉक्स और फॉसिल्स को डेट कर पाते हैं। ठीक, उसके बाद द ओरिजिन ऑफ न्यू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब हर साल एक नई ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, आपने देखा होगा रिसर्च पेपर में या कहीं द नेचर एक मैगजीन है या अपने न्यूज़पेपर में से देखते हो कि हर साल नई नई स्पेसीज आपको डिस्कवरी होते रहती है। भाई इतनी स्पेसीज है धरती पे कि हर साल नई स्पेसीज डिस्कवर हो पा रही है, तो उसको समझेंगे। की इवेंट्स इन लाइफ हिस्ट्री इंक्लूड द ओरिजिन्स ऑफ यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स एंड द कोलोनाइजेशन ऑफ लैंड। कैसे कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर तक पहुंचा और कैसे मल्टीसेलुलर लैंड को पूरे कॉलोनाइज कर पाए। ठीक, द फर्स्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन था। फिर मल्टीसेलुलरिटी की ओरिजिन कैसे हो गई और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लैंड पे कैसे कॉलोनी अपना डोमिनेट कर पाए। The rise and fall of group of organisms reflect differences in speciation extinction rates, plate tectonic theory, mass extinctions, adaptive radiations. ठीक,
इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंटल जीन्स, द इवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट, इवोल्यूशनरी नोवेल्टीज एंड इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। फिफ्थ यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे भाई द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। हमारे आसपास आप देखो कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म की। भाई बैक्टीरिया, हजारों लाखों बैक्टीरिया की स्पीसीज, लाखों फंगस की स्पीसीज, लाखों प्लांट्स, फिर प्लांट्स में भी लाखों जिम्नोस्पर्म, बहुत सारे एल्गी, बहुत सारे ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, ठीक, कितनी सारा डाइवर्सिटी सिर्फ प्लांट्स में आपको मिल गई। जब एनिमल में आते हैं तो भाई हमारे आसपास ही इतनी ज्यादा एनिमल दिख जाते हैं, तो डाइवर्सिटी तो पूरी पृथ्वी पे फैली हुई है भाई। वेस्टर्न घाट से लेकर नॉर्थ ईस्ट के रीजन पे आप चले आओ, आपको डाइवर्सिटी बहुत दिखेगी। आपको बर्ड्स की लाखों स्पेसीज आपको देखने को मिल जाएगी, एनिमल की लाखों स्पेसीज देखने को मिल जाएगी। तो आखिर ये विविधता है क्या, ये डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है क्या? इस पूरे यूनिट में आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिसमें हम लोग सबसे पहला यूनिट समझेंगे कि वायरस का इंट्रोडक्शन समझेंगे। देखिए क्या है कि हम जो ह्यूमन है, ठीक है क्या कि हमें लगता है कि हम बहुत ही ज्यादा क्या है, टैलेंटेड है यार, वी आर वेरी स्मार्ट, जो कि प्राउड करने की बात भी है। हमने बहुत कुछ सीखा, हमारे एंसेस्टर ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ झेला भी, उसके वो नहीं रहते तो आज हम भी नहीं रह पाते। तो उन्होंने जिस चैलेंजेस को फेस करके अडॉप्ट किया, आज उन्हीं के बदौलत आज हम लोग यहाँ अभी हैं। बट हमारे लाइफ में, हमारे अर्थ पे बहुत सारे चैलेंजेस डे बाय डे हमको फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि वायरस आज से नहीं आया, वायरस बहुत पहले आया था। जब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा था ना, वायरस की एंट्री तभी हो चुकी थी। जब पृथ्वी का निर्माण होने के 4.5 बिलियन ईयर्स हमें मानते हैं कि हमारी पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ। बट जब हमारी जो पहली सेल बनी थी ना, उससे भी पहले आपके वायरस की फॉर्मेशन हो चुकी थी, ठीक। तो वायरस की इंट्रोडक्शन समझेंगे। ए वायरस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोट, डिस्कवरी ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वायरल रेप्लिकेट कैसे करते हैं। याद रखिएगा कि इंसान की वायरस से जो कॉम्बैट है, जो लड़ाई है, वो कभी खत्म नहीं होगी। हो सकता है इंसान खत्म हो जाए लेकिन वायरस नहीं खत्म होंगे, क्योंकि वायरस जो है वो समझ में नहीं आता वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। कुछ किताबों में इसको मेजोबायोटिक बोलते हैं, ठीक। तो इंसानों की बीमारियों से लड़ाई खत्म नहीं होने वाली है। हम डे बाय डे अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगे, डे बाय डे हम डिग्रेड करेंगे अपने ही सॉइल को, वाटर को, ओशन को। तो वायरस क्या है, वायरस क्या है, उसमें म्यूटेशन बहुत फास्ट होते हैं। वायरस खत्म नहीं हो सकते, हो सकता है स्पेसीज खत्म हो जाए बट वायरस खत्म नहीं होंगे, क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में नहीं आते। हमेशा आपको न्यू वायरस देखेंगे। अब वो हमारी इम्यूनिटी है कि हम उस वायरस को फाइट कर पाए, टॉलरेट कर पाए, या उससे अफेक्ट होकर हम अपने को खत्म कर पाए। ये हमारी अपनी इम्यूनिटी है। तो वायरस से लड़ाई आज नहीं, कभी खत्म नहीं होने वाली है, ठीक। वायरसेस रेप्लिकेट्स, वायरस की रेप्लिकेशन साइकिल क्या है, रेप्लिकेशन साइकिल ऑफ फेजेस, रेप्लिकेटेड साइकिल्स ऑफ एनिमल वायरसेस, इवोल्यूशन ऑफ वायरस, वायरस का इवोल्यूशन कैसे होता है ये समझेंगे इसमें। फिर वायरल डिजीज एनिमल्स में कौन होते हैं, और जो आजकल हमारे पास वायरल डिजीज है जो कि इमर्ज होते हैं, आखिर वो कैसे हो रहे हैं। वायरल डिजीज इन प्लांट्स, प्रायोन्स, प्रोटीन्स एंड इन्फेक्शियस एजेंट्स। उसके बाद आते हैं प्रोकार्योट्स। प्रोकार्योट्स में मेनली हम लोग बैक्टीरिया को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक ठीक। इसमें हम सेल सरफेस स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक। मोटिलिटी, नॉट मोर्टेलिटी, मोटिलिटी, ठीक। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एंड डीएनए किसके, प्रोकार्योटिक सेल को डिस्कस करेंगे। प्रोकार्योट्स में बैक्टीरिया और प्रोकार्योटिक सेल को डिस्कस करेंगे, उसके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करेंगे हम लोग। इनमें रिप्रोडक्शन बहुत रैपिड होता है, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, फिर द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक कॉपरेशन। फिर प्रोकार्योटिक की डाइवर्सिटी है, बैक्टीरिया है, आर्किया है, केमिकल रिसाइकलिंग होती है, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है, म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे हो रहा है, प्रोकार्योट्स इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। फिर आती है द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ यूकार्योट्स।
तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे, पहले वायरस को समझेंगे, फिर बैक्टीरिया को समझेंगे, फिर आएंगे यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि इवोल्यूशन भी ऐसे ही हुआ। सबसे पहले यूनिसेलुलर आए, फिर उसके बाद हजारों करोड़ों साल बाद मल्टी सेलुलर आए। तो मोस्ट यूकैरियोट्स आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, उसमें जैसे कि आपके प्रोटिस्टा आते हैं। तो उसके स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है प्रोटिस्टा के, इंडोसिम्बाइसिस क्या है, 4 सुपर ग्रुप ऑफ यूकैरियोट्स क्या है भाई, डिप्लोमोनाइड्स एंड पैराबैसेलिड्स, ये आपके प्रोटिस्टा के ही ग्रुप है। यूग्लिनोजोन्स उसी में आते हैं, यूग्लिना जिसको बोलते हैं। फिर SAR जिसको बोलते हैं स्ट्रैमिनोफाइल्स, एल्वियोलेट्स और राइजेरियंस क्या है, ये प्रोटिस्टा के ग्रुप है। बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप है भाई, जिनके जिसके DNA बहुत ज़्यादा सिमिलर पाए गए हैं। फिर एल्गी को डिस्कस करेंगे, ठीक, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ठीक, रोडोफाइसी और क्लोरोफाइसी, ठीक। यूनिकॉर्न्स इंक्लूड प्रोटिस्ट दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू फंगस एंड एनिमल्स, तो एमीबोजोइंस, ओपिस्थोकॉर्न्स, सिम्बायोटिक प्रोटिस्टा और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। फिर आ जाएंगे इसके बाद हमारे प्लांट्स वाले पार्ट, तो नॉन वेस्कुलर एंड सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स, जिसमें आप क्या आ जाएंगे, एल्गी के बाद क्या होता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो भाई एल्गल की एंसेस्ट्री क्या है, उसकी फाइलोजेनी को समझेंगे। एडेप्टेशन कैसे हुए, लैंड पे कैसे मूव किए, एल्गी जो है वो पानी में भी रहता है, एल्गी जो है वो लैंड पे भी रहता है। तो एल्गी कैसे वाटर से लैंड पे अपने आप को डोमिनेट कर पाया। द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ब्रायोफाइटा, गैमेटोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मॉसेस, origin traits of vascular plants, classification of seedless vascular plants, the significance of seedless vascular plants। फिर आते हैं सीड प्लांट्स, जिसको मेनली बोलते हैं एंजियोस्पर्म। हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स देखते हैं मोस्टली सब क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म है, जिसको फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। सीड्स एंड पोलन ग्रेन्स आर की एडेप्टेशन टू लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि लैंड पे अगर प्लांट अपने आप को एडॉप्ट कर पाए, उसका रीजन ये था कि उनके पास सीड आने लगा था, जिससे अपने आप को डिस्पर्स कर पाते थे, अपने आप को, अपने स्पीसीज को बढ़ा पाते थे, ठीक। डिस्पर्सन होता था, पोलिनेशन होता था, ये सारी चीजें होने के कारण ही आज एंजियोस्पर्म पूरे लैंड को डोमिनेट करके बैठे हुए हैं, ठीक। द लाइफ साइकिल ऑफ पाइन, जिम्नोस्पर्म भी है इसमें। अर्ली सीड प्लांट्स एंड द राइज ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म डाइवर्सिटी, ठीक। स्पर्मा का मतलब होता है सीड, जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, तो नेकेड सीड दैट इज जिम्नोस्पर्मा। एंजियोस्पर्मा में आपको विजिबल सीड देखने को मिलते हैं, मतलब सीड देखने को मिलता है। एंजियोस्पर्म की इवोल्यूशन डाइवर्सिटी। फिर आएगा इंट्रोडक्शन टू फंगस, जो मशरूम आप खाते हो, या फंगस से बहुत सारी बीमारियां होती रहती है, मेनली प्लांट्स में होती है, क्रॉप्स में होती है। तो न्यूट्रिशन इकोलॉजी फंगस का समझेंगे, उसके बॉडी स्ट्रक्चर, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस, ओरिजिन ऑफ फंगस एंड द मूव टू लैंड। तो फंगस भी पहले वाटर में होते हैं, एक्वेटिक होते थे, फिर उसके बाद वो हजारों लाखों साल के बाद वो लैंड पे मूव किए। क्रिप्टोमाइसिटीज एंड माइक्रोस्पोरिडियंस, ज़ूपेगोमाइसिटीज, म्यूकोरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। अब फंगस एक डिकम्पोजर है, वो एक टॉपिक है, म्यूचुअलिस्टिक होते हैं, और प्रैक्टिकल यूज क्या है हमारा फंगस का। फिर आएंगे इंट्रोडक्शन टू एनिमल डाइवर्सिटी, उसमें आएगा हमारा न्यूट्रिशनल मोड, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भाई न्यूट्रिशन मोड क्या है, उनके सेल का स्ट्रक्चर क्या है, क्या स्पेशलाइजेशन है, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट कैसे होता है इनमें, स्टेप्स इन द ओरिजिन ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स, इनके अंदर स्टेप्स क्या है, नियोप्रोटेरोजोइकेरा, पैलियोजोइकेरा, मेसोजोइकेरा और सीनोजोइकेरा, ठीक। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं एग्जाम में तो मैच दी कॉलम में डायरेक्ट ये पूछ दिया जाता है, इधर ईयर का नाम दिया जाएगा और इधर एरा का नाम दिया जाएगा और इधर ईयर्स लिख दिया जाएगा, यू हैव टू मैच इट, ठीक। तो ये आपके लिए भी ऐसे भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ही। एनिमल्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय बॉडी प्लान्स, सिमेट्री, टिश्यूज, बॉडी कैविटीज, प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम डेवलपमेंट, ठीक। फिर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, फ्यूचर डायरेक्शन इन एनिमल सिस्टमेटिक्स। फिर आएंगे इनवर्टिब्रेट्स, ठीक, जिसी में वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाए जाते। स्पॉन्सेज आ जाएंगे भाई, है मेडुसोजोएंस, एंथोजोएंस, फ्लैटवर्म, रोटिफोर्स, एक्यांथोसिफेलांस, इक्टोप्रोक्स, ब्रैकियोपोड्स, मोलस्का, एनालिडा, निमाटोडा, आर्थ्रोपोडा, एक्नोडर्माटा, कोडाटा, ठीक। उसके बाद हमारा आ जाएगा वर्टिब्रेटा, क्योंकि इनवर्टिब्रेटा में आएंगे वो जिसपे वर्टिब्रल कॉलम नहीं होते हैं, और जैसे वर्टिब्रेटा आएगा वहां से कोडाटा शुरू हो गया भाई साहब। तो कोडेट्स हैव ए नोटोकॉर्ड एंड ए डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। तो कोडेट्स क्या है, लैंसेलेट्स, ट्यूनिकेट्स, अर्ली कोडेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ। वर्टिब्रेट्स में और क्या कैरेक्टर्स है भाई, हैग, फिशेस, लैम्प्रेस, अर्ली वर्टिब्रेट इवोल्यूशन, डिराइव्ड कैरेक्टर्स ऑफ नैथोस्टोम्स,
fossil gnathostomes, chondrichthyes, sharks, rays and their relatives, ray-finned fishes and lobfish. फिर characters of tetrapods, the origin of tetrapods, amphibians, early amniotes, reptiles, mammals, evolution of mammals, monotremins, marsupials and eutherians. Humans are mammals, तो फिर हम humans को डिस्कस करेंगे. The earliest hominins, australopiths, bipedalism, कौन से टूल यूज करते थे, हम अपनी इतिहास पढ़ेंगे भाई ह्यूमंस की. फिर नियंडरथल्स कौन थे, होमोसेपियंस कौन थे, प्लांट का स्ट्रक्चर और ग्रोथ क्या है, ये तो टॉपिक ही दूसरा है. ठीक, ये तो प्लांट का पार्ट है, कोई बात नहीं, करेक्ट कर लीजिएगा. प्लांट स्ट्रक्चर, तो 6th यूनिट हमारा है प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. इसमें क्या है भाई, प्लांट स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ. इसमें हमारा सबसे पहले आएगा वेस्कुलर प्लांट्स ऑर्गन, रूट, स्टेम और लीव्स, डर्मल, वेस्कुलर एंड ग्राउंड टिश्यूज, कॉमन टाइप्स ऑफ प्लांट्स. ये प्लांट स्ट्रक्चर ग्रोथ में आ जाएगा. तो डिफरेंट मेरिस्टेम जनरेट न्यू सेल्स फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ रूट, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ शूट्स, द वेस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू, द कॉर्क कैम्बियम एंड द प्रोडक्शन ऑफ पेरिडर्म, इवोल्यूशन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ. फिर मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या है जिसे प्लांट्स को स्टडी किया गया, ग्रोथ, सेल डिवीजन, सेक्स एक्सपेंशन क्या है, मॉर्फोजेनेसिस, पैटर्न फॉर्मेशन क्या है. फिर जेनेटिक कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग. फिर आता है ट्रांसपोर्ट इन वेस्कुलर प्लांट्स. भाई फ्लोएम, जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में तो होते ही है. न्यूट्रिशन एक जगह से दूसरे लोकेशन पे जाता है प्लांट्स में, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं. तो सूट का आर्किटेक्चर क्या है, लाइट कैसे कैप्चर होता है, रूट्स का आर्किटेक्चर क्या है, वाटर और मिनरल्स को कैसे एक्विजिशन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं. एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट क्या है. ठीक, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है सॉल्यूट का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय रूट सेल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इनटू जाइलम, bulk flow transport via the xylem, xylem sap ascent by bulk flow, a review. Stomata, mechanism of stomata, stimuli of stomata opening, effect of transpiration and adaptations that reduce evaporative water loss. फिर आएगा हमारा प्लांट का न्यूट्रिशन. ठीक, इसमें हम लोग सॉइल को टेक्सचर, टॉप सॉइल का कंपोजिशन, सॉइल कंजर्वेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, essential elements, symptoms of mineral deficiency, global climate change and food quality, bacteria, plant nutrition, fungus and plant nutrition, epiphytes, parasitic plants and carnivorous plants, reproduction in flowering plant, फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है, मेथड ऑफ पॉलिनेशन क्या है, एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल क्या है, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, सीड डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, स्पोरोफाइट डेवलपमेंट, फ्रूट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और सेक्सुअल और बोथ क्या है मैकेनिज्म हो. फिर प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, द डिबेट ओवर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी. फिर आएगा प्लांट सिग्नल और उसके बिहेवियर. तो रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन, रेस्पॉन्स, प्लांट हार्मोन के कैरेक्टर्स, प्लांट हार्मोन्स, ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर, फाइटोक्रोम फोटो रिसेप्टर, बायोलॉजिकल क्लॉक्स एंड सर्कैडियम रिदम, द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द बायोलॉजिकल क्लॉक्स, फोटोपीरियोडिज्म एंड रेस्पॉन्सेज टू द सीजन्स. फिर आता है प्लांट का रिस्पॉन्ड कैसे करना, ग्रेविटी, जियोट्रोपिज्म, ठीक, मैकेनिकल स्टिमुली, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस एंड डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स. तो ये हमारा कंटेंट पार्ट सेकंड है. अभी एक और आएगी कंटेंट पार्ट थर्ड, उसके बाद हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे. सबसे पहला जो लेक्चर आएगा. तो आज के लिए हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं. आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे. और ये जर्नी चलेगी, ये लगातार चलेगी.